हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास 12 बोर्ड्स के लिए अपनी जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको सपोर्ट करने के लिए हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पीवाईक्यूज की, जिसके अंदर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसको मैं लगवाऊंगा और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में बात बन जाएगी। आज हम लोग चैप्टर 1 करने वाले हैं। पूरा चैप्टर 1 का एक साथ वीडियो आपके साथ आने वाला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। और हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए और वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकलें, तो अरविंद एकेडमी चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। उम्मीद है आप सब्सक्राइब करेंगे। आइए बात को शुरू कर लेते हैं। तो चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और अरविंद सर पीवाईक्यूज मैंने नाम दे दिया है क्योंकि मेरा इसमें तड़का रहेगा सुपर एक्सप्लेनेशन का, तो विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आइए बात को शुरू करते हैं। कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि सर यहां पर जो आप पढ़ाएंगे या कराएंगे इसका पीडीएफ भी उनको मिल जाए तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो कोई समस्या की बात नहीं है, आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं एनोटेशंस के साथ प्रेजेंटेशन को शेयर कर दूंगा और अपनी पढ़ाई के लिए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ बच्चे, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने आपके लिए प्योर गोल्ड सीरीज कंप्लीट की है। प्योर गोल्ड में क्या है, डिटेल्ड वीडियोस है, पूरे सिलेबस के मैंने कवर कर दिए हैं। और टोटल जो पार्ट्स हैं, ये पहले चैप्टर की बात कर रहा हूं, इसमें टोटल पार्ट 5 हैं, जिसके अंदर आप सभी कॉन्सेप्ट, सभी डेरिवेशन और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सीख सकते हैं। और टोटल ड्यूरेशन ऑफ टोटल वीडियो, 5 वीडियो का जो सेट है, इसमें 6 घंटे के आसपास आप इसको कवर कर लेंगे और जबरदस्त तरह का आपको आ जाएगा, क्योंकि इसमें सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, सारे डेरिवेशन है, सारे कॉन्सेप्ट हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है फुल डिटेल वीडियो, जिनको देखना है और सुपर कॉन्सेप्ट बनाना है 100 में 100 वाली बात, वो जरूर इसको जाके देख सकते हैं। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। बात को आगे लेके चलते हैं। कुछ बच्चों का ऐसा कहना है, मानते हैं कि मुझसे पढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अरविंद एकेडमी ऐप को अगर डाउनलोड आप कर लेते हैं तो उसमें शाम को लाइव क्लासेस चलती हैं, जहां पर अपने आप डाउट क्लैरिटी कर सकते हैं कि डेरिवेशन कैसे कर रहे हैं सर, सेकंड मेथड कोई हो सकता है, न्यूमेरिकल करने का कोई और मेथड, जो भी मन में आवे वो आप क्लैरिटी ले सकते हैं। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने द्रोणा बैच आपके लिए लाए हैं, द्रोणा फिजिक्स, द्रोणा मैथमेटिक्स। और द्रोणा फिजिक्स और मैथ्स की यही खूबी है कि सारे कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आते हैं, आसान भाषा में। एनसीईआरटी के सारे सवाल लगाते हैं हम लोग और पीवाईक्यूज इसमें लगाते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा और सारे डाउट आप क्लियर कर लेते हैं मुझसे। तो डाउट क्लैरिटी एक जबरदस्त इसका एडवांटेज है। तो चलिए ये बातें आपके तक पहुंच गई, शुरू कर देते हैं सवाल लगाना। तो बेटा वीडियो शुरू होता है और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग एक एक लगाते चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखे आता हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन, 2022-23 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये पता नहीं आज छप क्या गया है। कह रहे एनीवे, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर है, ध्यान से देखिए, कई बच्चे गलती कर चुके हैं इसमें। इस फिगर में ये बोला गया है Q1 Q2 यहां रखे हैं और दोनों में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है, एक दूसरे की तरफ फोर्स का डायरेक्शन है ना। तो ये क्या है, फोर्स यहां कैसा है बेटा, अट्रैक्टिव। अगर अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो इसका मतलब क्या है, Q1 Q2 अनलाइक चार्जेस होने चाहिए। अनलाइक का मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस, पहला माइनस तो दूसरा प्लस, तभी तो अट्रैक्शन लगेगा। तो अगर मैं Q1 Q2 की बात समझूं तो ये प्लस होगा तो ये माइनस, और ये माइनस होगा तो ये प्लस, ऐसा ही तो, तभी तो अट्रैक्शन होगा। और अगर इनका मल्टीप्लीकेशन लिख दूं यहां पर, बेटा जगह कम है फिर भी ऐसे बना देता हूं, तो प्लस इंटू माइनस, यहां देखिए ना, प्लस इंटू माइनस, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, विच इज लेस देन 0। इसमें माइनस इंटू प्लस, Q1 Q2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी लेस देन 0, यानी Q1 Q2 की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होनी चाहिए फॉर अट्रैक्टिव फोर्स। बात समझ में आई क्या? अगर यहीं पर पूछा नहीं है, मतलब ऑप्शन पहले मैं टिक कर दो फिर बातचीत करूंगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसका आंसर बेटा क्या हो गया है, बी। Q1 Q2 की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए। मैं यहां पे टिक लगाना पसंद नहीं करता, मान लो कोई
अरे बिगड़ ही नहीं रहा, कोई सवाल लगाए बच्चा तो वो क्लियर सवाल देखिए। आंसर बी, अगर हम रिपल्शन की बात करने लगे तो रिपल्शन में क्या होगा, दोनों पॉजिटिव लाइक चार्जेस होने चाहिए। यहां पर बात कैसी थी, अनलाइक चार्जेस। मैं समझा रहा हूं जो मैंने वादा किया था, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और ये लाइक चार्जेस अगर आप देखेंगे तो लाइक चार्जेस में Q1 Q2 की वैल्यू कैसे होगी, दोनों प्लस या दोनों माइनस। तो प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन भी ग्रेटर देन जीरो, माइनस इंटू माइनस भी ग्रेटर देन जीरो। तो ये रिपल्शन के लिए हो जाता है। अगर आप इतनी बात सोच सकें तो बढ़िया, वरना याद कर लें आप, मैंने तो इसका कॉन्सेप्ट बताया। आप चाहें तो Q1 Q2 लेस देन जीरो है तो अट्रैक्शन, Q1 इंटू Q2 अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रिपल्शन। इससे ये सवाल हो जाता है। और इस सवाल को मैं हटता हूं जैसे पूरी स्क्रीन दिख सके, कई बच्चे पॉज करके इसको नोट करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज 1 कूलम एंड गेन्स दिस 1 इलेक्ट्रॉन। कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी ले लेते हैं जिसके ऊपर अभी जो चार्ज था वो है कितना, 1 कूलम का, और इसके ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या दे रखी है नंबर्स, 5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, कह रहा है कि द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स, इस वाले का अब नेट चार्ज कितना रह जाएगा। आपको मालूम है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो कितना चार्ज, वो भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज लेके आता है, कितना चार्ज इसने पाया, तो वो वैल्यू आप Q इज इक्वल टू NE से निकाल सकते हैं। माइनस NE लिख रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पर N की वैल्यू हो गई 5 इंटू 10 की पावर 18 बेटा, और एक इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसको 1685 मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो माइनस 0.8 कूलम आपका आ जाएगा। अभी आंसर नहीं आया है, ऑप्शन है ना, अगर किसी ने माइनस 0.8 कर दिया तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। नेट चार्ज पूछा है, ध्यान रखना, नहीं गलती हो जाएगी। नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज क्या मतलब, 1 कूलम तो पहले से था, इतना उसने और ले लिया, तो जो लिया है उसको उसमें जोड़ दो। तो अब वैल्यू क्या आ गई, 0.2 कूलम चार्ज। ये रहा आंसर, और इसके हिसाब से आंसर बना डी। तो आंसर इज डी। ये बात ध्यान रखने की है, नेट चार्ज क्या पूछा है इस पे ध्यान देना होगा। मैं हटता हूं, कई बच्चे इसको रोककर क्या बोलते हैं, थोड़ा सा नोट करना चाहते हैं, कर लिया होगा आपने नोट। अगले सवाल पे आते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इसमें लिखा है स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप उसकी जो डेफिनेशन है वो तो लिख ही देंगे, याद दिलाने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं। तो गॉस लॉ क्या बताता है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू कितने के बराबर, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैथमेटिकल रिलेशन है गॉस लॉ का, ये याद दिलाने के लिए, बाकी डेफिनेशन तो आप लिख ही देंगे। आगे क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये कि शो दैट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फिगर दैट आउटवर्ड फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q इन वैक्यूम विथ इन गॉसियन सरफेस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स साइज एंड शेप। कह रहे हैं कि अगर जो Q चार्ज लिए हुए हैं तो उससे निकलने वाला फ्लक्स साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करता। ये बात बिल्कुल ठीक है, और इसका आंसर ये ए पार्ट था। इसका आंसर क्या है, मान लीजिए एक प्लस Q चार्ज मैंने ले लिया है, मैं ऐसे प्लस Q लिख ही देता हूं ना। अब मान लीजिए इस पे हमने स्फीयर बना दिया, मैंने प्लस Q ले लिया है, इसके अंदर भी मैंने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा स्थिति बना दी, प्लस Q लिया है, मैंने यहां पर क्यूब बना दिया, ये बन गया क्यूब, यहां पर मैंने प्लस Q रख दिया है। गॉस लॉ के अनुसार सब में जाने वाला फ्लक्स कितना होगा बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि आपका स्फेरिकल इन शेप, किसी भी तरह का इर्रेगुलर शेप, या ये क्यूब, कोई भी साइज और शेप आप ले लें, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स की वैल्यू नहीं बदलेगी। ये आपने पॉइंट नंबर ए से या पार्ट नंबर ए का जिक्र करते हुए आंसर दे दिया है। अच्छा, बी की बात करते हैं ना,
सेकंड वाले पार्ट की। देखिए पूछा क्या है भाई। तो इन द फिगर देयर आर 3 इनफाइनाइट लॉन्ग थिन शीट्स, 1 2 3, बहुत बढ़िया। हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सबकी अलग अलग है, इस पे देखिए मेंशन भी है, +2q -2q और सिग्मा q लिख रहा हूं, सिग्मा 2 सिग्मा -2 सिग्मा और सिग्मा। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द शीट ऑफ चार्ज +2q। इसके लेफ्ट में मतलब ए में निकालने का जिक्र कर रहा है। चलिए लेफ्ट हुआ ना इसका, आगे देखते कुछ और भी पूछा है। एंड टू द राइट ऑफ द शीट ऑफ चार्ज +q, इसके राइट में मतलब डी में। ये कह रहे हैं ए और डी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए यहां पर ऐसे सवाल बड़े पूछे जाते हैं। तो इस अगर मैं इसको लिख दूं, इससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 1, इससे बनने वाला 2, इससे बनने वाला 3, आपको समझाने के लिए। तो आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बनता है। तो इस वाले चार्ज से अवे, यानी ये 1 से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, E1 ऐसे। इस -2 जब चार्ज होता है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो इससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैसे हो जाएगा, E2 इस डायरेक्शन में, अपनी तरफ। नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव वाले की तरफ, ये अवे था। और थर्ड है सिग्मा, तीसरे नंबर का, वो प्लस है तो अवे, और ये रहा भाई साहब E3। अब आप ये देख रहे हैं कि E1 E2 सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि अगर मैं E1 की वैल्यू निकाली, कलर बदल लूंगा, E1 की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2e। सिग्मा का मतलब चार्ज डेंसिटी, तो यहां पे चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, और ये 2 यहां पर और आ गया। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना, 2 सिग्मा तो चार्ज डेंसिटी है, ये वैल्यू हो गई पहले वाले की। फॉर्मूला ये होता है, आपको मालूम होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की जगह जितना सिग्मा है वो पुट कर दिया है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 की बात कर लेंगे तो E2 की वैल्यू भी वही है, डायरेक्शन अपोजिट पकड़ रहे हैं, तो यहां पर चार्ज डेंसिटी माइनस नहीं लगा रहे हैं, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है इसलिए मैं निगेटिव लगा रहा हूं, इससे आप इस निगेटिव को ना लगाएं, इसके डायरेक्शन को हम पहचान देंगे। और नंबर 3 क्या हो गया, केवल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन सब इधर से। तो E1 E2 देखिए मैग्नीट्यूड बराबर है, तो एक दूसरे को इसने मार दिया है, E1 E2 खत्म हो गए। क्या बचा, केवल E3 बचा। तो E3 की वैल्यू ये है, यानी मैं थोड़ा ऊपर करूंगा इसको, जो ए हमने पकड़ा था रीजन ए में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ गया, क्योंकि E1 E2 ने एक दूसरे को मार दिया है। और यही कार्यक्रम कुछ यहां होने की संभावना है। इधर आइए, ये 1 की वजह से अवे, 2 की वजह से अपनी तरफ, और इस प्लस की वजह से फिर अवे। तो हमने अभी क्या देखा था कि ये E1 E2 इक्वल थे मैग्नीट्यूड में, प्लस माइनस की वजह से डायरेक्शन अलग अलग था, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे E1 E2। केवल E3 बचेगा यहां पर, तो E3 का मतलब अगेन यही, तो एट रीजन डी रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर आ गया। और ऐसे सवाल आपके बहुत पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको दिखाता हूं, आप नोट कर लें, जिससे हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करें और पूरा फायदा उठा पाएं अपनी और आपकी मेहनत के अनुसार। तो मैं हटता हूं, कई बच्चे इसको पॉज करके नोट करने की चाहत रखते हैं, आप नोट कर सकेंगे। थोड़ा ऊपर करते हैं, अब तक नोट किया होगा, और ये थोड़ा ऊपर, और ये देखिए, इसको आप नोट करने में सफल प्रयास आपका रहा होगा। बहुत सुंदर बात। अगली बात लेते हैं, आइए। अगले में लिखा है 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी, 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं एक जैसी, जिस पे चार्जेस, इस पे -q है और इस वाले पे +3q है रिस्पेक्टिवली। दे आर बॉट इन कॉन्टैक्ट, उसके बाद इनको हमने कॉन्टैक्ट में लाए, ऐसे एक जैसी हैं बेटा, कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड देन सेपरेटेड, फिर आपने इसको सेपरेट कर दिया। इसके बाद ये कहानी आपने की है।
सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी अपार्ट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डी से अलग कर दिया है। फाइंड द नेचर ऑफ द कूलम्ब्स फोर्स, इस पे नेचर क्या होगा? नेचर का मतलब फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, ये नेचर ऑफ फोर्स पूछने का मतलब है। तो वो तो डिसाइड करेगा इस पे पाए जाने वाला चार्ज। तो आइए देखते हैं चार्ज कैसे निकालेंगे। देखिए इस सिचुएशन में जब भी आइडेंटिकल बॉल्स होती हैं, आइडेंटिकल मेटेलिक बॉल्स, तो उस समय जब आप उनको टच कराते हैं तो टोटल चार्ज का आधा एक को मिल जाता, आधा एक को, यानी एवरेज वैल्यू दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो टोटल नेट चार्ज है उसका आधा ए को मिल जाएगा, आधा बी को मिल जाएगा। अगर आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो, अगर ये आइडेंटिकल बॉल्स नहीं हुई तो चैप्टर 2 का पोटेंशियल डिफरेंस पिक्चर में आ जाएगा। वो तो हमेशा ही आता है, लेकिन आइडेंटिकल बॉल होने की वजह से पोटेंशियल दोनों का सेम रहता है, इसलिए सेम का मतलब है सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में चला जाता है। लेकिन अगर आइडेंटिकल बॉल नहीं हुई तो एवरेज नहीं करना, फिर ऐसा ना करना टोटल जोड़ के आधा आधा बांट दो, फिर नहीं होगा नॉन आइडेंटिकल बॉल्स में। उसके लिए हम पोटेंशियल का हेल्प लेंगे चैप्टर 2 में, ठीक है। तो यहां पर टोटल चार्ज क्या रहा? क्यू टोटल या क्यू नेट? क्यू नेट का मतलब है माइनस क्यू प्लस 3Q। मैं इतना नहीं लिखता हूं, मैं क्यू ए और बी लिख देता हूं, तो ये कहानी ज्यादा लेंदी नहीं होगी। क्यू ए बी का मतलब क्या है? ये रहा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज आधा आधा दोनों में बंटना था और डिवाइडेड बाई 2। ए को आधा चला जाएगा, आधा बी को चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू बेटा क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 2Q अपॉन क्यू, 2Q अपॉन 2, यानी वैल्यू आ गई प्लस क्यू। यानी ए और बी पर कितना चार्ज है मेरे बच्चे? प्लस क्यू इस पर और प्लस क्यू इसके ऊपर। तो आप समझ गए दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव। कितना सरल है, थोड़ा लॉजिक, रिपल्सिव। अब इन सवालों का नेचर देखिए, कोई बच्चा रट्टा मारे बैठा है तो ये सवाल नहीं कर पाएगा वो, इसीलिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जरूरी हो चुकी है अब, है ना। फिर रट्टा मारे रहेंगे तो कैसे होगा? खैर बात समझ में आई होगी आपको। तो ये फोर्स का नेचर कैसा हो जाएगा? कूलम्ब फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर। इसको आप नोट कर लीजिए, शांति से समझ लीजिए। अगला सवाल करेंगे, मैं किनारे हट जाता हूं जिससे आगे परफॉर्म कर सकूं। खैर आपने नोट किया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्जेस क्यू। दो इक्वल बॉल्स हैं, मैं एक जैसी हैं, ए और ए, और दोनों पर क्यू चार्ज है। मैं इसको ए बी लिख देता हूं, है आइडेंटिकल, ठीक है। आर सस्पेंडेड बाई 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स, यहां से कहीं से हमने किसी स्ट्रिंग से ऐसे लटका दिया है, बहुत अच्छा किया। इक्वल लेंथ, सब कुछ इक्वल है। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन द प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द टू। अच्छा ये क्या बोल रहे हैं? अभी इस पे कुछ फोर्स लगेगा और उसके बाद सेकंड स्टेज में आप इसके अंदर प्लास्टिक शीट डाल देंगे, तो इसके फोर्स पर क्या असर होगा? मान लीजिए जो प्लास्टिक शीट है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम के ले लें, क्योंकि प्लास्टिक शीट क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक्स होती है। तो पहले जब प्लास्टिक शीट नहीं थी, हम उतना तो लिखे ही नहीं, आप जानते हैं कि जब मीडियम को हम बदल देते हैं तो मीडियम बदलने पर अगर डाइलेक्ट्रिक वैल्यू के है तो नया वाला फोर्स F अपॉन के हो जाता है। यानी पहला, अब जो नया फोर्स है पहले फोर्स का अपॉन के हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक डालने पर। और डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू प्लास्टिक की एक से बड़ी होती है, वैक्यूम या एयर के लिए एक लेते हैं, बाकी सबकी बड़ी। तो इफ के इज ग्रेटर देन 1 दैट मींस F डैश इज लेस देन F। ये आंसर हो गया। फोर्स इज रिड्यूस्ड, बात समझ में आई होगी। तो फोर्स आपका रिड्यूस हो जाएगा, ये आपका आंसर है। ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन टाइप मामला है, बात पकड़ में आ रही होगी आपके, है ना। तो यहां पर शुरू में फोर्स F था जब प्लास्टिक शीट नहीं थी, जब प्लास्टिक शीट डाले हैं तो F बाई के फोर्स हो गया, F बाई के हो जाता है, के टाइम्स कम। अब के की वैल्यू एक से बड़ी होती है, इसलिए फोर्स पहले से रिड्यूस हो गया है। तो मैं हटता हूं, इसको आप पकड़ लीजिए और आगे की चर्चा करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। यहां पर लिखा है 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q ईच
आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। 2 पॉइंट चार्जेस हैं क्यू क्यू के, और इनके बीच की दूरी है 2 मीटर। तो मैं यहां बना देता हूं जिससे कि हम लोग बातों को अच्छी तरीके से पकड़ सकें। 2 मीटर की दूरी हो गई। अब देखते हैं आगे क्या भाई साहब बता रहे हैं। ए थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू of unknown magnitude and sign is placed on the line joining the charges such that the system remains in equilibrium। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ कैपिटल क्यू। अगर हम कैपिटल क्यू को सपोज करिए यहां प्लेस कर रहे हैं, जो कि इससे x डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक, तो बाजू वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2 थी, 2 मीटर। अब यहां पर इसका केवल मैग्नीट्यूड नहीं बताना है, हमको साइन भी बताना है। साइन मतलब प्लस है कि माइनस। अब देखिए साइन कैसे पकड़ोगे, वैसे तो मैं एक आपको फॉर्मूला टाइप बता देता हूं। कभी भी अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम के लिए निगेटिव होना चाहिए। तीनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में, और अगर ये दोनों निगेटिव होते तो इसको प्लस होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, दो एक जैसे चार्ज हैं तो तीसरा चार्ज जो होगा उसके जैसा नहीं होगा, उसका अपोजिट चार्ज होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भी समझाएंगे भी आपको। तो ये याद कर लीजिए आप, जैसे फटाफट सवाल निकाल सकें। मुझे मालूम है ये नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। अब ये नेगेटिव वैल्यू मुझे जिस तरीके से पता है वो तरीका आपको बता देते हैं। सपोज करिए ये इस पे फोर्स लगा रहा है, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं जल्दी लिखने के लिए, इसको 2 नंबर दे देता हूं, और इस वाले को 1 2 से भी कंफ्यूजन होगा, लिखना तो सब चाहिए, लेकिन चलिए मैं आपको समझाने की बात करता हूं। ये कि यहां पर इस Q से इसमें जो फोर्स लगेगा वो मान लो F1 इधर लग रहा है और F2 वाला इधर लगेगा। अगर हमने पॉजिटिव ले लिया है, इफ Q इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो ये तो बैलेंस होता दिख रहा है, बड़ी अच्छी बात। लेकिन इसका हालचाल जरा लीजिए। इस वाले ने जो फोर्स इस पे लगाया है वो तो प्लस प्लस है, तो ये अवे लग गया ना F2। अब अगर ये भी प्लस हुआ तो ये भी धक्का इधर ही मार देगा रिपल्शन वाला, तो ये तो भाई साहब भाग जाएगा, ये तो भाग जाएगा। तो इसको अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो इसको यहां पर अपोजिट फोर्स चाहिए, यानी हमें ऐसा फोर्स चाहिए इस डायरेक्शन में। ये कब मिलेगा, जब ये Q निगेटिव हो। तो Q इज पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है, समझ पाए कि नहीं। ये तो इक्विलिब्रियम में है, ये खिलाड़ी भाग जाएगा क्योंकि इस प्लस Q ने इस प्लस Q को धक्का मारा। ये अगर प्लस है तो इसने भी इसको धक्का मारा, दोनों धक्का मारा तो काय को रुकेगा, निकल लेगा, ठीक। लेकिन अगर ये निगेटिव है तो ये देखो इक्विलिब्रियम में आ गया, इसने इसको इधर मारा और निगेटिविटी की वजह से ये अट्रैक्शन हुआ, ये बैलेंस। इसकी कहानी देखो, Q निगेटिव है तो इसने अट्रैक्ट किया और इसने भी अट्रैक्ट किया, ये भी बैलेंस, इसी तरह ये भी बैलेंस। तो हमारा Q चार्ज कैसा होना चाहिए, Q चार्ज निगेटिव होना चाहिए। ये मैंने समझाया आपको, उम्मीद है आप इस बात को पकड़ पाए होंगे। तो ये Q निगेटिव होगा, और हमेशा आगे के लिए ये याद कर लीजिए कि दो चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं तो तीसरा चार्ज वहां कैसा होगा, उसका अपोजिट। पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। अब हम इसका इस x को निकालना चाहते हैं, तो इसकी वजह से यहां लगने वाला फोर्स कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर। ये फोर्स और ये जो फोर्स इस पे लगा रहा है वो भी बराबर कर दो। वो कितना रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q और 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत अच्छी बात। अब देखिए काफी चीज तो कट गई और वैल्यू आ गई कितनी, एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से इसको सॉल्व कीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 माइनस एक्स। अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, यानी x बराबर 1 मीटर। और अगर आप निगेटिव लेने चल गए तो कोई वैल्यू ही अचीव नहीं होगी आपको, एक्स एक्स कट जाएगा, तो यहां से कोई वैल्यू नहीं मिली। तो आंसर क्या हो गया,
2 मीटर था तो ये मिड पॉइंट पर आ गया, 2 मीटर टोटल है, 1 मीटर का आपका पोजीशन आया फ्रॉम Q प्लस Q, तो ये एक्चुअली मिड पॉइंट है। तो साइन ऑफ Q will be negative and placed at mid point। मेरे ख्याल से यही पूछा था शायद। पोजीशन एंड नेचर, तो पोजीशन यहां मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, वरना एक इक्वेशन और बनानी पड़ती, तो केवल पोजीशन पूछी है, तो मिड पॉइंट, और नेचर माइनस Q। ये सवाल पूरा खत्म हो चुका है। तो इस तरह से आप इन सवालों को बनाएंगे। मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आप नोट कर पाए होंगे। चलते हैं एक कदम आगे और सवालों को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, देखिए यहां पर है, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास 1.6 ग्राम इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 4i कैप एट t इज इक्वल टू 0। The particle enters in a region having an electric field, this one। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर होता, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोज ऐसे डायरेक्शन है, तो एक पार्टिकल t बराबर 0 पर 2 प्लस वाला है, तो +2 माइक्रोकूलम ने एंट्री ले ली। अब किस डायरेक्शन में ली वो बात की बात है, लेकिन एंट्री ले ली। और फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल t बराबर 5 पर, उसकी वेलोसिटी क्या है ये हमको निकालना है। बात समझ में आपके आ गई होगी। तो अब यहां देखिए आगे लेके चलते हैं। तो u वैल्यू कितनी हो गई, ये देखिए 4i दिखा है, तो यहां का डायरेक्शन भी दिया है x एक्सेस की तरफ। तो यहां पर हम लिखेंगे u की वैल्यू जो वेक्टर में आई वो 4i आ गई, ये इसकी वेलोसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 80i प्लस 60 j कैप। अब देखिए जब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो इस पे एक फोर्स लगता है F इज इक्वल टू QE, ये आप और हम जानते हैं। तो यहां पर जो फोर्स लगना शुरू हुआ वो क्या लगना शुरू हुआ, QE, ये फोर्स लगा। अब इस F को आप क्या लिख सकते हैं, MA। हम एक्सेलेरेशन निकालने के चक्कर में हैं। अब यहां से एक्सेलेरेशन निकाल दे, मास की वैल्यू रखिए, मास कितना है 2, मास है 1.6 ग्राम, तो 1.6 रखा इंटू 10 की पावर -3 इंटू A, चार्ज था 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 की पावर -6, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है 80i कैप प्लस 60 j कैप। बेटा अब इसको हमें सॉल्व करके A निकालना है। तो जब A निकालने जाओगे तो आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 80i अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -3, और प्लस 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 60 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -3, और ये रहा j कैप। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए तो यहां पर ये -3 कट जाएगा और इससे i को कैंसिल वगैरह करेंगे तो आ जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -3 i कैप, 16 85 5 2 10 करके, ठीक है। और यहां बात करेंगे तो आ जाएगा 75 इंटू 10 की पावर -3 j कैप। ये एक्सेलेरेशन आ गया। अब सिंपल v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगा दो। अब हमारा जो है फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी, v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये हम लगा देते हैं। तो v की जगह हमें v निकालना है, तो v हमको पता नहीं भाई, अभी u हमको पता था 4i था, a हमने निकाल लिया ऊपर से, तो ये वैल्यू रही a का मतलब 5 लिख दो टाइम का 5 सेकेंड, और ये रहा 100 10 की पावर -3 i कैप प्लस 75 इंटू 10 की पावर -3 j कैप। ये देखिए वैल्यू हो गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो v विल कम आउट टू बी
यहां से देखिए आई आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे तो 4.5 आ जाएगा, 4.5 आई कैप। और इसी तरीके से जे तो 75 इंटू 5 375, 0.375 ये रहा जे कैप। और ये आपका आंसर आ गया। देखिए, तो ये सब अच्छे सवाल हैं, वही बच्चा कर पाएगा जो समझदारी भरा निर्णय लेगा। शांति से देख लीजिए, अगला सवाल करेंगे, उम्मीद है ये बात पकड़ पाए होंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। कई बच्चे पॉज करते हैं वीडियो फिर नोट करते हैं, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। चलिए फटाफट दूसरा सवाल पकड़ते हैं। तो अगले सवाल पे आ जाते हैं बेटा। यहां है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। यहां पर +1 माइक्रोकूलम है बेटा, और दूसरा चार्ज है +4 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। लिखा है हाउ फार फ्रॉम +1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होनी चाहिए, दोनों पॉजिटिव हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर शून्य है, ईपी की वैल्यू कितनी है 0। तो इससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, प्लस इससे बनने वाला इस डायरेक्शन में होगा, दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर दें। ये डिस्टेंस मैंने ले ली है यहां से यहां तक x, तो ये कितनी हो जाएगी, आप सेंटीमीटर में पकड़ के चल रहे हैं, 30 - x लिख देते हैं। चलो, ये डिस्टेंस हो गई, दोनों इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बराबर बनना चाहिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/x इलेक्ट्रिक फील्ड x स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/30 - x का होल स्क्वायर। यहां पर क्योंकि इनका देखिए रेशियो है, इसलिए सेंटीमीटर मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो कट जाती है वैल्यू, है ना। वरना आप मीटर में चेंज, कई बच्चे सोचे सर सेंटीमीटर में रख दिया आपने, तो इसलिए क्योंकि ये दोनों वैल्यूज में सेंटीमीटर लिखोगे तो भी कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर तब भी कट जाएगा, इसलिए ना भी चेंज करोगे तो भी वैल्यू वही आ जाएगी। खैर, आप समझ पाए होंगे। अब Q1/x स्क्वायर Q2/30 - x की चर्चा चली, तो 1 माइक्रोकूलम था, तो 1 × 10⁻6 लिख सकते हो, वरना 1 ही लिख सकते हो, वो भी रेशियो कट जाता है भाई। 10 देखो लिख देते हैं 10⁻6, और यहां मैं लिख के दिखा रहा हूं। x को अगर आप मीटर में लिखना चाहोगे तो इसको x × 10⁻2 का ऐसे मीटर लिख सकते हो। और Q2 को कितना कूलम था 4। आप जब तेजी से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये सब बातें समझ जाएंगे, टाइम बचाना शुरू कर देंगे। इसको भी मैंने देखिए आपके लिए मीटर में चेंज कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कट जाता है इसके अंदर। ये देखिए 10⁻6 कट गया, 10⁻2 स्क्वायर वाला भी कट गया, तो 1/ आया x स्क्वायर, और यहां आया 4/30 - x का होल स्क्वायर। अब यहां से आप वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि x स्क्वायर, या इसको 30 - x लिख दो, अपॉन x, ये वैल्यू, ये स्क्वायर में वैल्यू आ गई, और यहां वैल्यू आ गई कितनी 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां पे स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 30 - x/x बराबर 2। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई 30 - x बराबर 2x, यानी 3x बराबर 30, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात को समझ पाए होंगे। यहां अगर प्लस माइनस भी लेंगे, देखिए स्क्वायर हटाए प्लस माइनस ले सकते थे, लेकिन हमको मालूम है कि इस तरफ निगेटिव वैल्यू में आपको कोई वैल्यू, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। प्लस अगर है तो इस पॉइंट पर दोनों प्लस हैं, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, नेवर बी 0। इसके इधर आ जाओ तो इससे और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही डायरेक्शन में बनेगा अवे, तो यहां भी 0 नहीं होगा। इसलिए यहां पर प्लस माइनस मैंने जानबूझकर नहीं लिया, जिससे हमारी आसानी बनी रहे। बात समझ पाए हैं ना। कई बच्चे कह सकते हैं जो अच्छे पढ़ने वाले हैं कि सर स्क्वायर हटाओ तो प्लस माइनस लो, तो प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, माइनस ले भी लेते और कोई वैल्यू निकलती तो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया है। बात पकड़ में आई होगी आपके, ठीक है, इसको आप नोट कर लो यहां पर। तो मेरे ख्याल से आप इसको शायद पॉज करके क्या बोलना चाहिए, नोट
कर लिया होगा आपने। अगली बातचीत ले लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं बेटा, उसको देखते हैं। तो लिखा है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन ए पॉइंट चार्ज, बड़ा इंपॉर्टेंट, प्लस क्यू इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। तो अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट के पास में जब पॉजिटिव चार्ज रखोगे, ये कंडक्टिंग प्लेट ले लो, ये कई बार पूछा गया, ध्यान रखना, यहां पर प्लस ले लिए हो चार्ज। अब ये प्लस लिए हो ना, अगर ये नहीं होती तो रेडियल चारों दिशाओं में निकल जाता इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है, व्हाट इज दिस, अगर ये नॉन कंडक्टिंग होती इंसुलेटर तो भी फर्क ना पड़ता, कंडक्टिंग प्लेट की वजह से ये यहां पर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज पास में ले लेगा, यहां पर निगेटिव चार्ज बुला लेगा और पॉजिटिव वाला इधर कर देगा, पोलराइजेशन। इसकी वजह से यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां आके टर्मिनेट हो जाएंगी, ऐसे ऐसे, ध्यान रखना थोड़ा सा, इस तरीके से। और भी फोटो बना सकते हैं, लेकिन मैं और आप पे छोड़ रहा हूं, और बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से चली जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कहानी हो गई, इतनी काफी है। तो आप समझ पाए होंगे कि ये कंडक्टिंग प्लेट पास में लगाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें यहां से ओरिजिनेट होंगी प्लस से, और माइनस की तरफ टर्मिनेट कर जाएंगी। इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, मतलब ये होता है कि प्लस चार्ज से अगर निकलती हैं तो यहां से ओरिजिनेट करती हैं और निगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती, खत्म। जो चुंबक होता है मैग्नेट, उसमें क्लोज लूप फॉर्मेशन होता है। क्या मतलब, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ पे जाके खत्म नहीं होंगी, अंदर भी जाती हैं, ये लूप बन गया। तो यहां पर आपका बनता है क्लोज लूप, यहां पे क्लोज लूप नहीं बनता। ठीक, क्यों नहीं बनता, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, कंजर्वेटिव, ये कारण याद कर लो, कंजर्वेटिव इन नेचर। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कह लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कह लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव इन नेचर। बाकी अपना ग्रामर सही कर लेना। और यहां पर ये मैग्नेटिक वाला नॉट कंजर्वेटिव। तो ये पूछा जाए आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, इसलिए क्लोज्ड लूप नहीं बनते, यहां पर बनते हैं, ये कंजर्वेटिव इन नेचर नहीं होते हैं। तो ये भी एडिशनल जानकारी आपको मिल गई, नोट करो फटाफट। अगली बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं मेरे बच्चों, बिल्कुल अच्छी तरह बता रहे हैं जिससे आप पूरी बात पकड़ लें। Why do the electric field lines never cross each other? ये तो आप बचपन से पिछले 4 सालों से ये पढ़ रहे हैं कि आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर जाएं तो हमें ये पता था कि जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहां टेंजेंट खींच दो। तो P पर टेंजेंट इसके हिसाब से खींचेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया, और इसके हिसाब से खींचेंगे तो इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे आ गया। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन नॉट पॉसिबल, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मैं लिख नहीं रहा हूं, वो मैं समझा रहा हूं, आप बात समझ गए होंगे। तो क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि वहां पर 2 दिशाएं इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉसिबल नहीं है, इसलिए कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक, आप इसको पकड़े, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां लिखा हुआ है गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म, अच्छा भाई, न्यूटन कूलम्ब, बढ़िया। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड। एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का, उसकी साइड है, हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। देखिए मैं फोटो बनाऊं, मजा आ जाएगा। सवाल बहुत सरल है। मैं इसको एक्स एक्सिस बना रहा हूं, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस। ठीक,
ये देखिए आई कैप लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यहां से जानकारी मिली, आई कैप इसीलिए लगाते हैं। और ये बता रहे हैं कि जो प्लेन है स्क्वायर वाला प्लेन 10 सेंटीमीटर का साइड है, वो वाइजेड प्लेन में है। तो वाइजेड प्लेन तो ये वाला प्लेन है ना, फोटो बना लो, फोटो बना लो। ये बना भैया एक खराब सा डायग्राम आपके लिए, सुंदरता आप लाएंगे, मुझसे बनती नहीं। ये आया, ये क्या है, दिस इज वाइजेड प्लेन। अगर वाइजेड प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर आप जानते हैं, दिस डायरेक्शन इज द एरिया वेक्टर, ए या एस, जो भी आप, कुछ किताबों में ए कुछ किताबों में एस लिखते हैं, जो पकड़ लो सब ठीक है। ये क्या है ना, लिख दो भैया एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो गया, एक्स एक्सेस की तरफ। यानी अगर मैं इस एरिया वेक्टर को, चलो वाइटर ले लेते हैं, एस से रिप्रेजेंट करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू आई कैप लिखना पसंद करूंगा। पसंद क्या करूंगा, लिखना ही पड़ेगा। एस की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर का उसका साइड है, एक स्क्वायर है, ए बराबर 10 सेंटीमीटर है ना। तो इसको मीटर लिखोगे तो 0.1 मीटर कह सकते हो। और इसका एरिया कितना हो गया, एस मतलब एरिया, तो ए स्क्वायर इसका एरिया होता है, मतलब 0.1 का स्क्वायर। इतना तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, 0.01। ये मैग्नीट्यूड यहां लिख देंगे, यानी एस बराबर 0.01 आई कैप, एस हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था ये, बस खेल खत्म। लिख लो ना एक बार, ई बराबर 5 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप। अब हम जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। हम और आप दोनों जानते हैं, मल्टीप्लाई करो ना, क्या रखा है इसमें, आई कैप, और ये रहा साहब डॉट प्रोडक्ट 0.01, और ये रहा आई कैप। आप जानते हैं आई डॉट आई 1 हो जाता है, बाकी चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 2 0 खा जाएगा और 50 आ जाएगा। तो 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपकी वैल्यू आ गई, आंसर नंबर जो भी था। शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, यहाँ आगे भी रामायण चल रही है, 2 नंबर सवाल है, तो मैं कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, सीख भी रहे, समझ भी रहे। तो व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स, यहां गलती करेंगे लड़के, थीटा 30 ले लोगे और गलत हो जाएगा। यहां देखिए लिखा प्लेन मेक्स ए एंगल 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सेस। अब जो प्लेन था यहां, ये एक्स, मैं आपको फोटो दिखाऊं, बना देता हूं, ये एक्स एक्सेस है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, इससे जो प्लेन है बेटा वो बना रहा है 30 डिग्री एंगल। तो 30 डिग्री एंगल मैं ऐसे बना देता हूं, ये प्लेन का वो खेल लेता हूं एक्सेस, ऐसे प्लेन है, और दिस एंगल इज 30 डिग्री प्लेन। लेकिन आप यहां पर ई डॉट डीएस में जो कॉस थीटा आता है, ये कॉस थीटा, वो थीटा क्या होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो एरिया वेक्टर तो इससे रहता है 90 डिग्री पर ना, कलर बदलो। तो अगर ये 30, ये पूरा 90 है, देखिए अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। यानी आपको एंगल लेना है 60 डिग्री, जिसने 30 लिया उसका काम तमाम। तो अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, नंबर 2 सिचुएशन, ई डॉट डीएस का मतलब होता है, या ई एस कॉस थीटा, ये थीटा यहां 30 लेना है, तो ये ई रखा 5 इंटू 10 की पावर 3 था जहां तक, और एस निकाला था 0.01, हम और आप साथ साथ हैं, ठीक है। कॉस थीटा था कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आधी, ये वैल्यू होती है हाफ। थोड़ा ऊपर करना पड़ जाएगा, मैं चक्कर में था, ना करना पड़े, तो ये हाफ यहां पे वैल्यू रख दीजिए, तो ये 2.5 के आसपास आ जाएगा, बाकी एडजस्ट करेंगे। तो 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द आंसर। यहां पॉइंट टू बी नोटेड, ये गलती वाला पॉइंट है, क्या लिख देना चाहिए, गलती वाला पॉइंट यही लिख दूंगा, गलती, हर जगह इतना लिखना मुश्किल होगा, वाला पॉइंट, ये आप ध्यान रखना होगा इन एंगल्स पर।
कि इस एंगल के लिए आप गलती कर सकते हो, जो नहीं करेंगे अब आप, क्योंकि समझ चुके हैं। खैर इसको नोट कीजिए, आगे चलेंगे फटाफट, जिससे कि बहुत ही बढ़िया समय का सदुपयोग करते हुए पूरे कॉन्सेप्ट को पकड़ सके। मेरे ख्याल से नोट कर लेंगे। पॉज कीजिए और साहब इसको नोट कीजिए। खसकाओ भाई, बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर पाए होंगे शानदार तरीके से। चलेंगे एक कदम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आ जाओ अगले क्वेश्चन पर बेटा। कलर होना चाहिए हरा आग को सूद करता है मेरे। तो डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए डायपोल। डायपोल मोमेंट, जो डायपोल होता है उसकी स्ट्रेंथ को बताता है डायपोल मोमेंट। ये रामायण में लिख नहीं रहा हूं वरना बहुत समय लगेगा, मेरी भाषा सुनिए और समझ लीजिए। डायपोल बहुत तरह के हो सकते हैं, प्लस माइनस क्यू चेंज करते रहो, बीच का डिस्टेंस चेंज करते रहो। तो वो डायपोल मोमेंट क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। बढ़िया। अब वो डायपोल का मामला, वो डायपोल मोमेंट है कितने के बराबर? माइनस क्यू प्लस क्यू, और बीच का डिस्टेंस ले लो आप 2l या 2a। 2a कई किताबों में होता है तो मैं 2a पकड़ रहा हूं। 2a का मतलब ये सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। तो आप जो p लेते हैं ये क्या है? डायपोल मोमेंट। ध्यान रखना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू हो जाती है p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a वेक्टर। इसका ये तो मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, ऐसे सिंपल लिखते हैं। डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। समझ में आ रहा है ना? एरो एरो थोड़ा सा जल्दी लिख देते हैं तो आपको संभालना होगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं संभालने की, ऐसी बात नहीं है, दोनों लोग संभालेंगे मिलके। तो ये माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। बात समझ में आई? बस इतनी सी बात थी, एक नंबर का सवाल था, निपट जाएगा। आता क्या रहता है? ये तो आपके आया हुआ है भाई। हटो इसको नोट करो, चलो फटाफट अगला क्वेश्चन पकड़ेंगे। आ जाइए, बहुत सुंदर तरीके से नोट कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। और यहां देखा, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E। फॉर्मूला पूछा है भाई, आप जानते हैं, एक नंबर का है सवाल। टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। बस मैग्नीट्यूड लिखोगे तो लिखोगे PE साइन थीटा। थीटा क्या है? जब भी फॉर्मूला लिखें टॉर्क PE, सबका मीनिंग लिख देना, सब आप लिख लेंगे इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, थीटा लिख देता हूं। एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट मेरे बच्चे और क्या है? एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। EF का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना तो आप समझ ही जाएंगे, पूरी बात लिखने से आप लिख दीजिएगा वहां एग्जाम में। तो आप नोट कीजिए, अगला सवाल पकड़ने की चेष्टा करेंगे। ये सब बहुत आते रहते हैं, नोट कर लिया होगा इतनी देर में पॉज करके फटाफट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। 2 नंबर का सवाल दिख रहा है। इफ डायपोल वेर केप्ट इन ए यूनिफॉर्म, ध्यान देना, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 में कोई डायपोल रखा है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द डायपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, डायग्राम बनाना है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, पूरा खुला खेल करना है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। अच्छा, एक्सप्रेशन भी इनको चाहिए, लिख देंगे। एक्टिंग ऑन द डायपोल इन बोथ द केसेस। बहुत अच्छी बात, पहले यही निपटा देते हैं। तो पहला केस लेते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा की वैल्यू, पीछे लिखा था ना टॉर्क की, पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा में यहां थीटा जो होता है वो 0 डिग्री होता है। अब इन्होंने डायग्राम बोला है इसलिए ऐसे छोड़ नहीं पाएंगे। थीटा किसके बीच में था? थीटा था P और E के बीच में। खैर बनाते हैं फोटो, कलर बदलने की इच्छा जाग उठी। तो ये रहा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा, और जो डायपोल है उसका कलर यही रख लेते हैं, बार बार कौन चेंज करे। ये मैंने आपको डायपोल बनाया, माइनस क्यू से प्लस क्यू। इसका डायपोल मोमेंट देखिए इधर ही है,
ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। थीटा यहां पे शून्य हो गया, थीटा शून्य पकड़ पाए। टॉर्क कितना आया, पीई साइन थीटा, और थीटा यहां 0 पुट किए हुए हैं भाई तो हम और आप जान गए कि यहां पर टॉर्क कितना लगा, शून्य। बढ़िया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। ये जो आपका डायपोल है उसको ऐसे घुमाओगे हल्का सा तो खट से वापस चला जाएगा। ये समझ रहे हैं, जैसे हल्का सा इधर या इधर घुमाएंगे तो वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा जहां पर इस समय है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरी बात कर लेते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसके अंदर अनस्टेबल में क्या होता है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है। मतलब क्या रहा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो आप जो डायपोल बना रहे हैं वो माइनस क्यू और प्लस क्यू ऐसे बनाइए, और इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखिए इस दिशा में है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ई इधर है, पी इधर है, और अब टॉर्क लिखेंगे तो टॉर्क फिर वही आ जाएगा, पी साइन थीटा, यानी पी ई साइन 180 डिग्री, यानी 0। लेकिन ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे घुमाया तो ये पूरा घूम जाता है। माइनस है ना, तो माइनस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये वापस नहीं आएगा, ये ऐसे घुमाने पर घूम जाएगा, इसलिए अनस्टेबल है। इसको ज्यादा मैं विस्तार में बताया है मैंने अपने पूरे कहानी में, लेक्चर्स में, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या, कि थोड़ा सा अपनी मीन पोजीशन से हटाओ वही गेन कर ले, स्टेबल, और जो आपने मीन पोजीशन से हल्का सा हटाया पूरा ही हट जाए, वो अनस्टेबल। तो यहां पे टॉर्क दोनों पर 0 है, लेकिन एक स्टेबल है, एक अनस्टेबल। स्टेबल का मतलब थोड़ा सा छेड़ोगे तो वापस आ जाएगा, यहां छेड़ोगे तो वापस नहीं आएगा, पूरा घूम जाएगा। ऐसे किया तो ऐसे ही हो जाएगा खैर, इसको नोट कर लो, कभी और डिटेल में। अगला सवाल जो आने वाला है वो मेरा सबसे पसंदीदा सवाल है इस लेक्चर का, और वो आपको बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो हॉट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ये बच्चा वही क्वेश्चन कर पाया होगा जिसके फंडे क्लियर होंगे, वरना ये क्वेश्चन नहीं निकालेगा बच्चा। तो मैं यहां पर आपके लिए मेंशन कर देता हूं कलर पकड़ते हुए, हॉट्स। हॉट्स है कुछ नहीं है, बस इसलिए कि आप ध्यान दीजिए, बाकी कोई हॉट वॉट नहीं है। अब इस सवाल को पढ़ते हैं और करने का प्रयास करेंगे बढ़िया तरीके से। 2 स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल्स ए बी एंड सी डी, यहां फोटो बनी है, ईच ऑफ डायपोल मोमेंट पी मैग्नीट्यूड आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो ये देखिए, पहले आपका ए बी कहां है, ये ए बी है, ए बी ये डायपोल है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायपोल मोमेंट, ए बी डायपोल, और दूसरा डी सी डी, डी से सी की तरफ डायपोल मोमेंट ऐसे, ये दोनों के बीच में एंगल 120 दिया हुआ है, ये इनकी सिचुएशन है। टू ईच अदर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉइंटिंग अलोंग एक्स एक्सेस, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, देखिए वो किधर है, एक्स डायरेक्शन में। बात पकड़ में आ रही होगी। एज शोन इन द फिगर, देख लिया हम लोगों ने। फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट। 2 डायपोल हैं और डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब पूछ रहा है सिस्टम का डायपोल मोमेंट बताओ। 2 डायपोल का जो P होगा उसका वेक्टर रिजल्टेंट अभी बताएंगे, देखिए कितने अच्छी तरीके से होगा। और दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, और टॉर्क निकालना है इस सिस्टम के डायपोल पर कितना लग रहा है। ये एक उच्च कोटि का सवाल है। वही बच्चे, अगर आप थोड़ा पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से तो सवाल हैंडल कीजिए, वरना छोड़ दीजिएगा, है ना। है सरल, लेकिन फिर भी थोड़ा दिमाग बचेगा इसमें या लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो डायपोल मोमेंट लेते हैं पहले वाले का, ए बी का। तो मैं लिख देता हूं आपके लिए, थोड़ा लिखूंगा यहां, डायपोल मोमेंट। किसका डायपोल मोमेंट, ऑफ डायपोल ए बी। तो ए बी का, मैं इसको हटाऊं, यहां पर ये जगह घेर रहा है। मान लीजिए ये P1 ले लिया ए बी का डायपोल मोमेंट, तो इसको लिखोगे वेक्टोरली कैसे, ये माइनस से प्लस क्यू जा रहा है ना, तो प्लस जे वाई एक्सेस है, ये देखो ध्यान से। तो इस ये डायरेक्शन कौन सा है, प्लस जे,
तो मैग्नीट्यूड P रहा और डायरेक्शन J रहा, इस तरीके से लिखा गया है, ध्यान देना। अभी दूसरे वाले का भी लिखेंगे CD का, तो डायपोल मोमेंट, इसको ना लिखें, डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल CD, इसको मैं P2 कह देता हूं मेरे बच्चे P2 इसके लिए। अब P2 में खेल क्या है, जगह कम पड़ जाएगी, नीचे लिखेंगे हम लोग कि ये तिरछा है तो इसके कंपोनेंट लेने होंगे हमारा। ये P एक वेक्टर क्वांटिटी ना, इस वेक्टर क्वांटिटी का P का एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, एक कंपोनेंट इधर आ रहा है। अब देखिए ये 120 डिग्री है और इतना तो होता है 90, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। हमारा आप समझ पाए, इस P का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा P cos 30 और इसका इधर कितना हो जाएगा P sin 30। तो अगर इस P को हम वेक्टोरली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए P2 को लिख रहे, और थोड़ा जगह बनाओ। पहले ये x कंपोनेंट लिखते हैं जो कि P cos थीटा है, तो मैं लिख रहा हूं आपको समझाते हुए, वरना डायरेक्ट लिखता P cos 30 डिग्री I कैप, और ये जो P sin थीटा है ये माइनस J डायरेक्शन में है, तो क्या वैल्यू हो गई, माइनस लिखा P sin 30 इंटू J कैप। ये देखिए वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, कई बच्चे वेक्टर फॉर्म में लिख नहीं पाते, तो ये सवाल निकल लेगा हाथ से, जरूरत पड़ेगी यहां लिखने की। खैर, अब नेट डायपोल मोमेंट क्या रहा, कलर बदलते हुए, नेट डायपोल मोमेंट जिसे मैं P से दिखा रहा हूं, मतलब हो गया P1 और P2 को जोड़ दे वेक्टोरली। इस तरह से ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर देते हैं। अब देखिए ऐड करने में P1 कहां था, PJ, प्लस P2 में मैं वैल्यू के साथ ऐड करूंगा, cos 30 कितना होता है √3/2, तो इसकी वैल्यू हो गई P √3/2 I कैप। इसकी वैल्यू क्या हो गई, sin 30 होता है आधा J कैप। अभी ये I से I कहां गया, I ये J है, तो J से J जोड़ेगा, ये वैल्यू कितनी आ गई, I वाली तो बात हो गई P √3/2 I कैप। ये P में से आधा P घट गया तो P/2 आ गया। ये देखिए टोटल जो क्या बोलना, वेक्टर फॉर्म में डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम आ चुका है। इसको मैग्नीट्यूड, ये क्या है, डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, यानी दोनों का मिलाकर। कई लोग इसका मैग्नीट्यूड जानना चाहेंगे तो वो भी मैं बताऊंगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर P का मैग्नीट्यूड की बात करें, x² + y² वेक्टर में जैसे जोड़ते हैं तो P √3/2 का स्क्वायर प्लस P/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, ये 3/4, ये 1/4 में लिख दूं, इतना हो रहा है तो क्यों इस चीज को छोड़ा जाए। P² 3/4 प्लस P² 4 ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी P के बराबर। दिख रहा है यहां पे ना, 4/4 आ जाएगा, कट जाएगा, P² बचेगा, रूट के अंदर P आ जाएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब इसका डायरेक्शन भी ले लो भाई, tan थीटा y/x होता है, तो y का मतलब P/2 अपॉन P √3/2, यानी 1/√3। अब tan थीटा बराबर 1/√3 है, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, और थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा भाई, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, यानी कहां से, फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सेस। ये आपने पहले पार्ट का जवाब दिया। अच्छा सवाल कि भाई मैग्नीट्यूड इस डायपोल मोमेंट का कितना है सिस्टम का, और किस डायरेक्शन में, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अभी सेकंड पार्ट बचा है, उसमें कह रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क। टॉर्क का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है, तो बी पार्ट ले लेते हैं। वाइट नहीं हो पाया, चलिए अभी तो करते हैं। तो टॉर्क की वैल्यू हुआ करती थी, आप जैसा जानते हैं, P क्रॉस E, तो P क्रॉस E कर देते हैं यहां पर।
तो P तो ये निकाला है, √3/2 I कैप P/2 J कैप, क्रॉस प्रोडक्ट, और ये E वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड यहां पर E नॉट था जहां तक, एक बार देख, E लिखा हुआ, E, एक मिनट देख लेते हैं, जो भी दिया हो ले सकते हैं, कहीं पे दिया था, ये E लिखा हुआ है केवल, तो इसको मैं E ले लेता हूं मैग्नीट्यूड, यानी E वेक्टर को लिखना चाहेंगे तो E इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इधर ही है तो I कैप लिख देंगे, तो ये रहा E I कैप। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, देखिए I का I से क्रॉस लेते हैं तो खेल खत्म हो जाता है, कुछ जीरो हो जाता है, फिर J का I से लेंगे तो J क्रॉस I क्या होता है, -K कैप, वेक्टर आपको पता होना चाहिए, तो वैल्यू यहां पर क्या आ गई, -P/2 E K कैप, देख रहे हैं बड़ी सुंदर तरीके से। तो मैग्नीट्यूड क्या रहा टॉर्क का मैग्नीट्यूड रहा P/2, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क रहा -K लिखा हुआ है, तो माइनस डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इन -Z एक्सेस पर, मतलब इस समय इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये पूरा सवाल देखिए हुआ, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इसीलिए मैंने समय लिया कि आपको मैं अच्छे से समझा दूं, भले जो समय लगना है लग जाए लेकिन आपके समझ में आ जाए, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये एक अच्छा सवाल था जो थोड़ा समय लेता है लेकिन बात समझ में आती है। चलिए अगले सवाल की तरफ, इसको आप नोट कर लें जल्दी से, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ये नोट कर पाए होंगे, थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं और यहां तक लाकर इसको छोड़ते हैं जिससे आप नोट कर पाए, नोट आप कर पाए होंगे। चलिए अगली बात देखते हैं। नेक्स्ट चीज यहां पर पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस शोन इन द फिगर इज, इस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होएगा इस सरफेस से, गॉस लॉ लगा दीजिए। तो गॉस लॉ क्या बताता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड का मतलब इसके अंदर नेट चार्ज, तो नेट चार्ज क्या है, -Q1 + Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा अच्छा लगे इसलिए Q2 पहले लिख लो, और ये आपका आंसर आ गया। जो इस इनक्लोज सरफेस से बाहर है उसको फ्लक्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, ये आपको मालूम है, सवाल में पूछा भी गया है। नोट करें इसको और अगले क्वेश्चन को तेजी से देखेंगे, खैर नोट कर पाए होंगे ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इनक्लोज बाय ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड। देखिए एक मान लीजिए, एक मैं ले लूं इनक्लोज, तो पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पे या कहां पर है ये नहीं पता है, इनक्लोज लिखा, कहीं पे ले लीजिए आप पॉइंट चार्ज, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जान रहे हैं कि इसके सेंटर से ये रेडियस कितनी है, R है। अब अगर R को बढ़ा दें, कैपिटल R कर दें, तो क्या फ्लक्स में परिवर्तन होगा, आंसर है नहीं होगा, क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो हमेशा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये इस वाले के लिए भी Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट वही वैल्यू है जो इस बड़े वाले के लिए, R तो इसमें है ही नहीं, तो फ्लक्स सेम रहेगा, नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेम फ्लक्स। तो आप समझ पाए कि दोनों में सेम फ्लक्स होने वाला। मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए, अगले सवाल को तुरंत लेते हैं। आप नोट कर पाए होंगे, ये सब बातें समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक क्यूब है, देखिए बड़ा सा बनाते हैं, हमें फट से समझ में आ गया, आप भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस क्यूब के अंदर एक आपने डाइपोल रख दिया है, +Q -Q, कह रहा है कितना फ्लक्स, समझ गए। तो फ्लक्स साहब होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q इनसाइड कितना है, -Q + Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब 0।
तो आंसर हो गया 0। यानी जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उस पे नेट चार्ज शून्य होता है, इसलिए इसके अंदर चार्ज ही शून्य है, तो काहे का फ्लक्स। और ये गॉस लॉ लगा के हमने दिखा भी दिया, आप भी दिखा दीजिएगा। तो डायपोल अगर कहीं रखा है तो उससे जाने वाला फ्लक्स शून्य होगा उससे। खैर, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल करेंगे जो इंपॉर्टेंट है और अक्सर ऐसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए फटाफट समझने की कोशिश करते हैं। A hollow cylinder box of length 1 meter and area of cross section 25 centimeter square is placed in a 3-dimensional coordinate system as shown in the figure। ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस z, और इस तरीके से ये भाई साहब रखे गए हैं। The electric field in the region is this one। ये I कैप लिखने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन x एक्सेस की तरफ है, बना दिया जिससे पकड़ पाए। ये इंफॉर्मेशन दी गई आई कैप से, लिखने का मतलब ही यही है। और वेयर ई इज इन न्यूटन पर कूलम एंड एक्स इज इन मीटर्स, बड़ी अच्छी बात है। नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स जा रहा है, और चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर, दोनों बातें निकालनी है। तो देखिए आप, मैं यहां पर एक सिलेंडर लेता हूं, ये देखिए फटाफट समझ लीजिए। अगर ये देखिए सिलेंडर कुछ ऐसे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये जो बॉटम है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड घुस रहा है और यहां पे घुस रहा है। यहां इसकी जो सरफेस है, इससे जो फ्लक्स है वो 0 जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे और सरफेस एरिया वेक्टर ऐसे। तो इसमें और इसमें 90 डिग्री का एंगल, तो cos 90 0 होता है, इसलिए बात खत्म। तो कर्व्ड सरफेस एरिया से कोई भी फ्लक्स नहीं जाएगा, इधर से और इधर से जाएगा, जो मैं दिखाने वाला हूं आपको। तो यहां पर देखिए, मैं रेड कलर लेना चाहूंगा, अच्छा देखिए, यहां पर इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर है उसको हमेशा क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर आउटसाइड द सरफेस होता है, बाहर की तरफ। तो अगर ये डिब्बा है, मतलब सिलेंडर है, तो इसमें इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, बाहर, अंदर नहीं, बाहर। और इसका वाला बाहर इधर, इसका वाला ऊपर बाहर, ऐसे बाहर बाहर। तो कोई भी क्लोज सरफेस है उसमें एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है, ये बाहर की तरफ एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है मेरे बच्चे? ये लिखा था। तो यहां थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री। यहां देखिए इसका एरिया वेक्टर डायरेक्शन यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है, तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। बात समझ में आई होगी आपके। यहां कर्व्ड सरफेस पे देखिए, इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर ऊपर, तो बीच में 90 हो गया। हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो कोई फ्लक्स इससे नहीं जाएगा, केवल लेफ्ट राइट, इसको बोल दो लेफ्ट सरफेस, इसको बोल देते हैं राइट सरफेस। अब हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं, बात समझ में आपकी आ गई है। तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेता हूं, राइट लेफ्ट कहीं से पकड़ लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो फ्लक्स एट लेफ्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स ले लीजिए लेफ्ट, तो ई लेफ्ट का, और साथ में एरिया, और एरिया कितना आ रहा है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, तो एरिया में लिख लेता हूं, एस लिख लेता हूं उसको ना। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। तो ये आपका एरिया रहा। मैं भी एरिया मेंशन ही कर दूं क्या? ऐसे ही मेंशन कर देता हूं, चलो बाद में रख देंगे। और ये रहा cos 180 डिग्री। इतना तो हम जान ही रहे थे कि इसके बीच में एंगल 180 डिग्री बनना था। थोड़ी वैल्यू रख देते हैं फटाफट। EL का मतलब क्या हो जाता है? EL का मतलब यहां ये 1 मीटर है ना, तो अगर आप EL निकालने जाएंगे तो यहां वैल्यू रखी थी 50x इंटू आई कैप, तो EL में आपने रखा वैल्यू 50 और x की जगह 1 मीटर, क्योंकि यहां से डिस्टेंस 1 मीटर है, ये x यही दिया हुआ है, तो 1 मीटर आई कैप, यानी EL का जो मैग्नीट्यूड आया वो केवल 50 आ गया, बाकी तो ये डायरेक्शन के लिए है। तो ये वैल्यू यहां पर आ गई 50। S कितनी है? 25 इंटू 10 की पावर -4, और साथ में ये वैल्यू cos 180 कितनी हो गई? -1। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 इंटू 5 125,
माइनस में और 4 जीरो अगर, तो 0.0125 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया फ्लक्स लेफ्ट साइड में, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, मल्टीप्लाई वगैरह करके देख सकते हैं, हिसाब आपका बन जाएगा। अब फ्लक्स चले जाओ अब राइट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, सरफेस एरिया और कॉस 0, क्योंकि इस वाले में राइट साइड में थीटा हमारा 0 है। तो यहां पर ई आर कितना होगा, यही बाजू में निकाल देते हैं। 50x आई कैप लिखा था, x कितना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये कितना है, 1 मीटर लंबा सिलेंडर है, कलर बदले नहीं, ऊपर लिखेंगे दिखेगा नहीं, 1 मीटर ये भी है, यानी 1 और 1 2 मीटर, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 2 मीटर हो गया। आप तो इसके लिए आपने 2 पुट कर दिया, तो वैल्यू क्या आ गई, 100 आई कैप, यानी केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो 100 आ गया। अब वैल्यू डाल दीजिए यहां पर, दिस इज 100, एस तो वही था 25 इंटू 10 की पावर -4, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 जीरो ने खा लिया और 0 लग गया पॉइंट, 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये बात आप समझ गए होंगे। नेट फ्लक्स निकालने की बारी आ गई, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स एट लेफ्ट और फ्लक्स एट राइट, इन दोनों को आप जोड़ मारिए, तो लेफ्ट वाला था -0.125 प्लस 0.25, आपने इसको ऐड किया, पॉजिटिव का आ गया 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये देखिए आंसर आ गया आपका, कितना फ्लक्स इसके अंदर है, ये जो कहानी पूछी थी, नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। अब ये कह रहा है चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर, ये भी बड़े आराम से निकल आएगा। हम जानते हैं पार्ट नंबर 2 में कि जो फ्लक्स का रिलेशन होता है वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो Q इनसाइड अगर हमको निकालना है तो फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट कर दो, फ्लक्स ऊपर से निकाल चुके हो 0.125 और एप्सिलॉन नॉट मतलब 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये वैल्यू रख दी। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर -12 कूलम, ये आपका आंसर आ गया बेटा। तो ये देखिए इस तरह से ये एक अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, जल्दी से कर लीजिए, अगला सवाल करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से सवाल देखिए बन गया है, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की तरफ फटाफट चल रहे हैं, पॉज करके नोट करते रहिए। अगले सवाल की बात करते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इट ए स्केलर और ए वेक्टर क्वांटिटी। तो फ्लक्स आप डिफाइन कर दीजिएगा, फ्लक्स को मैथमेटिकल लिखते हैं, क्लोज्ड एरिया में अगर कर रहे हैं तो E डॉट ds, ये फ्लक्स का मैथमेटिकल स्वरूप है, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। बाकी तो आप डेफिनेशन पढ़े होंगे, इतनी बात आप, पार्ट नंबर 8 था क्या, ये हो गई। अब ये क्या कह रहा है, ए पॉइंट चार्ज Q इज एट ए डिस्टेंस d/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ D एज शोन इन द फिगर, ये फिगर है। यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। बढ़िया बात। अब देखिए इसको क्या करते हैं, करने के लिए इसी स्क्वायर से ना एक हाइपोथेटिकल क्यूब ले लेते हैं। देखिए इस तरह से आपको दिखा रहा हूं, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर ये है जो दिया हुआ था, जो डी साइड का था, और इसी के हर साइड को क्यूब बना लेते हैं, सबका डी 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 ही है, और यहां जो आपका चार्ज है वो इससे d/2 ऊपर यहां पर आ गया है, दिस इज d/2, तो सेंटर पर आ गया है। ये क्या है, सेंटर ऑफ द क्यूब। तो अब इस क्यूब से कितना फ्लक्स जाता है, ये गॉस लॉ लग जाएगा। तो फ्लक्स बताते हैं गॉस साहब कि Q इनसाइड यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे टोटल फ्लक्स जाएगा। व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, मैं लिख नहीं रहा हूं, थ्रू क्यूब। अब ये क्योंकि सिमेट्रिसिटी है, हर दिशाओं में एक जैसी स्थिति है, इसलिए इससे कितना फ्लक्स जाएगा। ऐसे कितने सरफेसेस हैं क्यूब के अंदर, 6। अब जानते ही 1 2 3 4 5 6, एक क्यूब में कितने सरफेसेस होते हैं, 6। हर सरफेस से कितना जाएगा, टोटल का छठा हिस्सा। तो फ्लक्स थ्रू दी, क्या लिखा था, स्क्वायर से,
कितना जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर हो गया। बात समझे, ये सेंटर पर होना चाहिए तभी सिमेट्रिसिटी बनेगी और सारे सरफेसेस से एक ही जैसा फ्लक्स जाएगा। टोटल है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 6 टुकड़े कर दीजिए, सबको एक एक टुकड़ा बांट दीजिए सिमेट्रिसिटी होने की वजह से। अब ये बी वाले ऑप्शन में कुछ कह रहे हैं, इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव टू ए डिस्टेंस d, इसको ये डिस्टेंस क्या किया है, d कर दिया है, और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब जो हमने बनाया है, देखिए फिर वही सिचुएशन खड़ी हो गई। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये डिस्टेंस हो गई है 2d, और ये जो भाई साहब थे ये कितनी दूर पर है, d दूर पर है, चार्ज q रखा है, फिर ये सेंटर ऑफ द क्यूब आ गए। अब 2D वाले फ्रेम से आपने बड़ा क्यूब बना दिया और सेंटर कितनी दूर है, उस स्क्वायर से d डिस्टेंस दूर, तो अब भी टोटल फ्लक्स कितना है, फाई टोटल थ्रू क्यूब, गॉस लॉ के अनुसार Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई थ्रू वन सरफेस वन स्क्वायर, तो वो हो गया इसी का छठा हिस्सा। तो फ्लक्स पर कोई चेंज आपका नहीं पड़ा। इस तरह से सवाल कर लिए जाते हैं, सिमेट्रिसिटी का फायदा उठा के प्रेम पूर्वक हो जाते हैं। नोट कर लीजिए, अगले सवाल को तुरंत चर्चा में लेते हैं। मेरे ख्याल से इस बात को पकड़ पाए होंगे। अगला सवाल करेंगे, जो अभी पिछला सवाल सिलेंडर का था उसी का एक दूसरा फॉर्म आपके पास आता है, वो है क्यूब वाला, और दोनों एक जैसे ही सवाल रहते हैं, बस इसको कभी क्यूब देते हैं कभी सिलेंडर, इसी में खेलते रहते हैं। फटाफट देख लेते हैं। गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे पास क्यूब भी रखा है, वो भी दिखाएंगे अभी। इन द रीजन, ये देखिए E इज इक्वल टू 2xi है। 2xi का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन I कैप की डायरेक्शन में इधर है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज। देखिए सेम चीज पूछी है, तो कभी वो खेलते हैं सिलेंडर में, कभी खेलते हैं क्यूब में। अब मैं इसको ले आऊं जिसे आपको बता दूं और जल्दी से सवाल हम लोग कर लें। ये देखिए क्यूब रखा है ऐसे, है ना। अब क्यूब में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी तो केवल इस सरफेस को भेदेगी और इस सरफेस को भेदेगी। बाकी इसकी बात करें तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री एंगल। इस एरिया की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ऐसे 90। तो ये जो चार सरफेस हैं उनसे कोई फ्लक्स कट नहीं करेगा, केवल इधर वाले से और इधर वाले से, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, वही सिचुएशन। तो कुछ हद तक आपको आइडिया मिला होगा। तो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं फिगर से, जैसे पूरी कोशिश करते हुए कि यहां पर देखिए एरिया वेक्टर ऊपर है, ए लिख दें या एस लिख दें, कई किताबों में एस चलता, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये बीच में 90 बन गया, cos 90 0 होता है, कोई फ्लक्स नहीं जा रहा इन चारों से, चारों का नहीं बना रहा हूं। इस स्थिति का देखें यहां पर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर भी ऐसे है, तो थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री। इसकी बात करेंगे इस सरफेस की, तो इस सरफेस की बात अगर करते हम तो हम क्या करते, एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा 180 डिग्री। 6 सरफेस थी, 4 से कोई फ्लक्स नहीं गया। कमरे में है ना, तो टॉप बॉटम राइट लेफ्ट कोई फ्लक्स नहीं, आमने सामने वाली दीवारों से फ्लक्स जा रहा है। बात समझ पाए होंगे। इसी तरह इसकी बात करें, एक दिखाने का मन कर गया है, एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन 90, यानी कोई फ्लक्स इसके अंदर से नहीं जाएगा। अब इस सरफेस को, इस वाली सरफेस को हम बोल देते हैं लेफ्ट साइड, इसको बोल देते हैं राइट। ये अक्सर ऐसा बोल दिया जाता है जिससे हम बातों को समझ पाए। लेफ्ट सरफेस ये वाली, राइट सरफेस ये वाली। अब इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं फ्लक्स ऑफ लेफ्ट सरफेस, जिसे आप EL लिखेंगे, सरफेस एरिया, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज। अब क्यूब A दे रखा है, ए की वैल्यू शायद दे नहीं रखी है, कोई बात नहीं। तो सरफेस एरिया एक साइड का कितना होगा, ए स्क्वायर। तो EL ये रहा, आपको मैं ए स्क्वायर ही लिख दे रहा हूं क्योंकि इस वाले का एरिया क्या है, ए स्क्वायर, और बीच में आ गया cos 180 डिग्री। अब यहां पे दिक्कत क्या हो गई, मतलब हमारे लिए और आसानी, कि लेफ्ट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आप गए तो 2x i कैप लिखा था
और EL के लिए x की वैल्यू है 0, क्योंकि ये ओरिजिन पे ही है, तो x तो कुछ चला ही नहीं है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बेटा? 0। आई कैप चाहो तो लिख दो 0, मतलब EL की वैल्यू कितनी है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए 0। तो यहां पर EL की वैल्यू जैसे ही डालोगे 0, फाई L कितना मिल जाएगा? 0। बात खत्म हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां थी ही नहीं, तो कोई फ्लक्स जाएगा क्यों? अच्छा, दूसरी बात राइट साइड वाली पे आ जाओ। फाई राइट साइड, फिर लिखा ER, A स्क्वायर वही रहा, cos 0 डिग्री। अब E राइट साइड निकालने गए, 2x i कैप, x की वैल्यू रखी, तो x की वैल्यू a है यहां पर हमें और आपको दोनों को दिख रही है, तो a रखी i कैप, ER की वैल्यू 2a आ गई, तो यहां पर वैल्यू रखते हैं ER की 2a, एरिया a स्क्वायर cos 0 होता है 1, तो फाई r कितना हो गया मेरे बच्चे? 3a क्यूब 2a क्यूब। दिस इज आंसर। पहले वाले पार्ट तो यहां है नहीं, ये आंसर है। अभी कुछ और भी पूछा, चार्ज इनक्लोज। अब आप समझ गए होंगे क्या कहानी करनी है। गॉस लॉ लगाते हुए चार्ज इनक्लोज्ड, तो चार्ज इनक्लोज्ड का मतलब Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड का मतलब फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स की वैल्यू 2a क्यूब निकाली थी, तो 2a क्यूब एप्सिलॉन नॉट इतना चार्ज इनक्लोज है। और इस तरीके से सवाल आप कर लेंगे। चलिए फटाफट नोट कीजिए, आगे चर्चा को बढ़ाते हैं, कुछ और बेहतरीन सवाल लेके आते हैं। खैर आप इसको नोट कर पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। कंसीडर टू हॉलो कंसेंट्रिक स्फीयर्स S1 एंड S2। ये देखिए S1 एक है, खाली है, S2 हॉलो है, S2 ये है। इनक्लोजिंग चार्ज 2Q, उसके अंदर 2Q का चार्ज है, इसके अंदर 4Q का चार्ज है, इस तरीके से जैसा डायग्राम में बताया है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। अभी निकाल देते हैं। पहले S1 के लिए अगर हम लेने चले फ्लक्स, तो हम Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं ना, तो Q इनसाइड कितना आया? इसके अंदर कितना चार्ज है? 2Q, तो इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे? 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम फ्लक्स ऑफ S2 लिखेंगे, फिर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बड़े वाले S2 में कितना चार्ज इनक्लोज है? अब तो ये 4Q भी है और 2Q भी तो इसी के अंदर है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यानी वैल्यू क्या आ गई? 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रेशियो पूछा था, तो फाई S1 अपॉन फाई S2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आप, मैं लिख देता हूं आपके लिए, चलो भाई, 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वरना 1:3 आंसर आ गया। ये पहले का सवाल का आंसर है। दूसरी बात करते हैं, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज if a medium of dielectric constant epsilon or is introduced in the space inside S1 in the place of air। यानी यहां पर हमने S1 में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का ऐसा का मीडियम एप्सिलॉन नॉट ठूस दिया है, कोई दिक्कत नहीं होती। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई 1 डैश फाई S1 डैश क्या हो जाएगा? जो चार्ज इनसाइड है 2Q, और अब एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ एप्सिलॉन आर आ जाएगा। के आ जाता है जब मीडियम हो, मीडियम ना हो, ये ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, और एप्सिलॉन मीडियम को कभी कभी केवल एप्सिलॉन से शो करते हैं। तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये कहानी है। तो ये आंसर यहां हो गया, पहले वाले का ये आंसर हो गया। तो बस ये सवाल हो गया, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, पकड़े रहिए। चलिए अगले सवाल को करेंगे। इसको पहले आप हट जाता हूं, कई बच्चे चाहते हैं रोक कर पॉज करके नोट आउट करना, कर लीजिए आप। अगले सवाल पे आ जाते हैं बेटा फटाफट। और इस सवाल में देखते हैं, ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। हॉलो कंडक्टिंग, तो भैया ऐसे लो, यहां पर हमने क्या रखा है? क्यू चार्ज, जैसा मैं समझ पा रहा हूं, ऑफ इंटरनल रेडियस आर। अच्छा, ये इंटरनल रेडियस साहब इसकी आर है,
और आउटर 2r, थोड़ी सी कहानी ऐसी है, और ये साहब 2r के हैं बराबर। द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर सरफेस टू दैट ऑफ आउटर रेशियो पूछ लिया है भाई। तो देखिए Q यहां रखोगे तो इनर ना इंडक्शन से यहां माइनस Q क्रिएट हो जाएगा, डेवलप। और इस क्योंकि ये तो कंडक्टर है, पहले न्यूट्रल था तो अब भी न्यूट्रल होना चाहिए, तो माइनस Q यहां आएगा तो प्लस Q आउटर सरफेस पे चला जाएगा, समझे। Q रखने की वजह से ड्यू टू इंडक्शन इसके इनर सरफेस पे माइनस Q, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पहले था तो अब भी रहेगा, तो माइनस Q तो प्लस Q है, जिससे ये दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज कर लें और इंडक्शन हो गया। तो अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस Q को पॉजिटिव लेके चलूं, नेगेटिव भी ले लोगे तो भी रेशियो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सिग्मा आउटर सरफेस 2r वाले के लिए, तो क्या लिखोगे Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया कहानी। यानी आप लिखना चाहें तो Q, चलो इसी से निपट लेंगे, इतना तो आप समझते ही हैं। Q इनसाइड की बात कर लेते हैं, तो Q इनसाइड में माइनस Q चार्ज आया था और 4 पाई r स्क्वायर, ये। अब इसी का रेशियो हमको बताना है, Q इनसाइड अपॉन Q आउट, डिवाइड कर दीजिए इनसाइड वाला ऊपर, टू आर का स्क्वायर, तो ये 2r का मतलब हो जाएगा 4r स्क्वायर, तो यहां पर आप 4 ऊपर चला जाएगा तो -4/1, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान सवाल, लेकिन लॉजिक समझना जरूरी है, इसमें कोई ट्विस्ट हो तो आप संभाल पाएंगे। इसको नोट कीजिए, अगले सवाल की तरफ तुरंत प्रस्थान करते हैं, जिससे सटासट सवाल लगाएं और आपका टाइम बर्बाद ना हो। बम बम, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। नाटक पूरा चालू रहना चाहिए तो जोश रहता पढ़ने पढ़ाने में, आप भी जोश खा के पढ़ा गया छोड़ूंगा ना। तो डज द चार्ज गिवन टू ए मेटेलिक स्फीयर, थोड़ा सा जोश के साथ पढ़ने में लर्निंग बहुत फास्ट होती है, फोकस रहता है, जमे रहते हैं मैदान में, थकान भी नहीं लगती। डज द चार्ज गिवन टू ए मेटेलिक स्फीयर, अच्छा भाई ये मेटेलिक स्फीयर है, ऐसे कर दो तो मेटेलिक स्फीयर मतलब ठोस गोला, अबे लिख दो, शर्माना क्या है, ठोस ऐसे ही लिखते हैं, गोला आप ऐसे समझ लो। ऑन वेदर इट इज ए हॉलो सॉलिड स्फीयर, हॉलो यानी एक खोखला गोला, हॉलो मेटेलिक स्फीयर, क्या बोलेंगे इसको, खोखला, खोखला गोला। मजा आ रहा लिखने में, कह रहे एनीवे। तो यहां पर आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं, इनको चार्ज दिया गया, इनको हमने चार्ज दिया है। गिव रीजन, डज द चार्ज गिवन टू ए मेटेलिक स्फीयर डिपेंड ऑन दी, नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि जो चार्ज आप देते हैं वो कंडक्टर की सरफेस पे आता है, तो इसमें भी सारा चार्ज आपका बाहर ही मिलेगा भाई, और इसमें भी सारा बाहर मिलेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, पता नहीं क्या लिखा, डज द चार्ज गिवन टू मेटेलिक स्फीयर डिपेंड, नॉट डिपेंड, इट विल नॉट डिपेंड, नो नॉट डिपेंड। और बाकी मैं लिख नहीं रहा हूं, समय लगेगा, आप समझ गए होंगे। किसी भी मेटेलिक कंडक्टर को, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो, सारा चार्ज कहां जाता है, आउटर साइड पे, ऑन द सरफेस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर। तो अंदर क्या है उससे क्या लेना देना, जब सब कुछ बाहर ही रहना है, अंदर हो और चाहे ना हो, क्योंकि रहना तो बाहर ही है चार्ज को, इसलिए ऐसी बात की जा रही है। इसको आप समझ सकते हैं, मैंने उसे समझाया। अगली चीज फिर से पकड़ेंगे, 1 2 3 तो नोट कर पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं फटाफट, और इस क्वेश्चन में देखते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड +q आर लोकेटेड एट ए पॉइंट्स a, 0 4a, 0 कोऑर्डिनेट एक्सेस। ओरिजिन एक कहां है, a, 0, a ले लो यहां, a, 0 पर कितना चार्ज है भाई, -2q चार्ज है, और दूसरा q चार्ज है 4a, 0,
और इस पे चार्ज था प्लस क्यू, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3a। अब जब रेडियस खींचोगे ना तो रेडियस ये a है, 4a है, 3a यहां कहीं होगा, तो ऐसा स्फीयर ये बना, देख पाए आप, ये ओरिजिन है 0 0, ये स्फीयर बना। अब इसका फ्लक्स कितना लोगे? फ्लक्स तो भाई साहब होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम के हिसाब से, गॉस लॉ के हिसाब से। क्यू इनसाइड तो -2q तो बाहर है, इसको लेना नहीं है, तो वैल्यू हो गई -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है गॉस लॉ में क्यू आई एन मतलब इनसाइड, और नेट, नेट भी लिखना चाहिए, जगह नहीं इसलिए नहीं लिखते, क्यू इनसाइड एंड नेट चार्ज, इसकी वैल्यू -2q अपॉन हो जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं, बाहर है ये, बात खत्म, ज्यादा चर्चा करना बेवकूफी है ना। अगली बात करते हैं, ये आप नोट कर पाएंगे फटाफट, आइए बहुत तेजी से एकदम प्रेम पूर्वक सीखेंगे लेकिन स्पीड के साथ। अच्छा, ये दूसरा 2 नंबर, अप्लाई गॉस लॉ टू शो दैट फॉर ए चार्ज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब खोखला गोला, कुछ ज्यादा बड़ा गोला बना दिया हमने, कोई बात नहीं है, बना ही दिया तो बना ही, ये इसको चार्ज देके बैठे हैं और सपोज करिए इसको चार्ज हम दिए हुए हैं क्यू, स्फेरिकल शेल है, शेल का मतलब होता खोखला, शेल हॉलो होती है, ये आपको पता है, कंडक्टिंग शेल है। तो अप्लाई गॉस लॉ टू शो दैट फॉर ए चार्ज स्फेरिकल शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। अब मान लीजिए हमको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना, ये और ये इसका सेंटर है, और इसकी रेडियस ले लो r है, और जहां हमको पता करना है वो ये पॉइंट है विच इज r, यहां पर r इज ग्रेटर देन r आउटसाइड p पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता करना है वो वहां से गॉसियन सरफेस ले लेंगे। अब ये गॉसियन सरफेस भाई बनाओ, मेरी तो टेढ़ी मेढ़ी बनती है, ऐसे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस देख पाई होगी। तो डॉटेड लाइन शोज गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, एकदम प्रेम पूर्वक बेटा, कोई टेंशन नहीं है। आप देखिए चालू हो जाइए, क्या होता है, फ्लक्स, एक फॉर्मूला है E डॉट ds बाई डेफिनेशन, दूसरा फॉर्मूला है गॉस थ्योरम से Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया। अब यहां पर हमें ये पता है कि ये सेंटर है इसका, कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, छोटा सा पोर्शन लिया है ds, यहां से एरिया वेक्टर यानी ये ds वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है, इसी तरफ है, तो थीटा इज इक्वल टू 0। और ये हर जगह के लिए ऐसा ही रहेगा, यहां आ जाएंगे तो अगेन ds इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो थीटा अगेन 0। तो थीटा इन फिक्स 0, क्योंकि ये रेडियल निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हॉलो स्फीयर से चारों दिशाओं में, तो इसको आप लिख सकते हैं E ds cos 0, और ये Q इनसाइड का मतलब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड कितना हो गया, ये Q इस पे चार्ज दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, क्योंकि यहां से भी r डिस्टेंस है, यहां से भी r डिस्टेंस, हर जगह r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एट r डिस्टेंस। तो हमने E कांस्टेंट होने की वजह से E बाहर निकाल लिया, और यहां पर ये ds हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है, सरफेस एरिया टोटल, तो टोटल सरफेस एरिया हुआ 4 पाई r स्क्वायर और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, मैं समझा दूं एक लाइन और लिख के, काहे को छोड़ा जाए, कि अगर कोई चार्ज हम रख दें, पॉइंट चार्ज, और उससे r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो आप क्या लिखते हो, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। Q की जगह कैपिटल Q लिख देते हैं, जो मैच करे, आपको टेंशन नहीं हो। ये दोनों फॉर्मूले देखिए सेम है, मतलब इस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो कुछ ऐसा है कि ये स्फेरिकल हॉलो स्फीयर
का पूरा चार्ज उसकी सेंटर पर केंद्रित हो गया है, ऐसे बिहेव कर रहा है ये, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए कहानी होती है। तो बस ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। यही बोला था इन्होंने, देखिए दिखा देते हैं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। बोला था कि कहां है, एज इफ द इंटायर चार्ज वर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। अगर हम यहां पर ही इस क्यू चार्ज को पकड़ लेते और ये निकालते तो कितना निकलता, यही फॉर्मूला जो अभी निकाला है आपको दिखाया। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है आउटसाइड दी, आउटसाइड का मतलब आर इज स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, कि भाई साहब इस समय इस हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग शेल पर जितना चार्ज है वो ऐसा है कि आपके सेंटर पर पूरा मौजूद हो, जैसे कंसंट्रेटेड हो। यही प्रूफ करना था, आपने प्रूफ कर दिया है, इसको नोट कर लीजिए और फिर अगली चर्चा जल्दी से बढ़ा लेते हैं। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और ये थोड़ा ऊपर कर देना चाहिए मुझे, अरे अच्छा इसको तो मैं भूल ही जाता हूं, इसको थोड़ा बहुत रह गया था, ये आ जाओ। फिर अगली बात फटाफट समझ लेते हैं। आइए, बात आप समझ गए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखिए, बोला है टू चार्ज पैरेलल प्लेन शीट्स हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। तो लार्ज में प्लस सिग्मा इधर लिख दो और माइनस सिग्मा इधर लिख दो, जो इन्होंने बोला था। प्लेट नंबर 1, जैसे कि बात करने में आसानी हो। बिटवीन द शीट्स, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए पहली शीट अवे पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, यहां पर ये अवे बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस वाला है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बिटवीन द शीट्स एंड आउटसाइड, यहां की बात करो तो प्लस है तो ये अवे और माइनस है तो टुवर्ड्स माइनस। इसी तरीके से यहां अवे E1 प्लस के लिए और माइनस के लिए टुवर्ड्स माइनस। हम यहां पे जान रहे हैं कि E1 E2 की वैल्यू एक है, मैग्नीट्यूड की बात करें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस माइनस की वजह से डायरेक्शन अलग आ रहा है। तो ये E1 E2 अलग है तो दूसरे को मार देंगे, तो E नेट यहां क्या बचेगा, ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर मैं ये रीजन लिख दूं 1 रीजन, 2 रीजन और 3 रीजन, तो अगर मैं E1 रीजन 1 की बात करूं, ये जल्दी से किया जा सकता है, आप समझ पा रहे होंगे। E नेट तो क्या हो गया, दोनों अपोजिट है तो E1 माइनस E2 दोनों सेम है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मतलब 0। रीजन 2 की बात करते हैं, E नेट कितना आ गया, दोनों जुड़ गए E1 प्लस E2, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रीजन 3 E नेट कितना आ गया, अगेन E1 माइनस E2, और जैसे ऊपर 0 आया था वैसे ये 0 आ गया। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल मारी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, तो जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा, इसको आप देखभाल कर लीजिए। अगला चीज फट से पकड़ लेते हैं। खैर आप नोट कर पाए होंगे, अगला सवाल पकड़ने की कोशिश करते हैं बहुत तेजी से। ये देखिए अगला सवाल, ए स्मॉल मैटर स्फीयर कैरिंग चार्ज प्लस क्यू, ये स्फीयर है प्लस क्यू है, इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल कैविटी, ये स्फेरिकल कैविटी समझ लीजिए, फ्री स्पेस यहां पर रखा है। इनसाइड ए लार्ज अनचार्ज मेटलिक स्फेरिकल शेल, ये स्फेरिकल शेल है, इसकी कैविटी में यहां पर प्लेस किया है प्लस क्यू का मेटेलिक बॉल, मेटल स्फेयर shown in the figure. Use Gauss law to find the expressions for the electric field P1 P2 पर। देखिए P1 अंदर है और P2 इस कंडक्टर के अंदर है। गॉस लॉ लगाना है, हमें पहले से पता है कि इस P2 पर कंडक्टर के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होगा, ये हमें पहले से पता है, फिर भी हम लगा के दिखाएंगे सवाल के हिसाब से। तो देखिए यहां क्या चक्कर होगा, ये जो मेटेलिक स्फीयर रखे हो इस प्लस क्यू की वजह से इसके इंटरनल वाले सरफेस पर माइनस क्यू का इंडक्शन हो जाएगा, बाहर वाली सरफेस पर प्लस क्यू का इंडक्शन हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएंगे चार्जेस। अब हम लगा रहे हैं, यहां देखिए P1 के लिए अलग से फोटो नहीं बनाई है, गॉसियन सरफेस यानी ऐसे, ये गॉसियन सरफेस थोड़ी टेढ़ी बन गई, सेंटर इधर रखना, अच्छी नहीं बनी है, ये सेंटर पर है, ऐसे गोला बना दिया हमने। तो यहां अगर P1 के लिए, फॉर P1, जहां पर आपका, आप कहां पर P1 है आप देख पा रहे हैं, इसको मैं यहां से
आर डिस्टेंस बांध रहा हूं, रेड कलर ही बनाओ, दिस इज डिस्टेंस आर। तो यहां मैं गॉस लॉ लगाता हूं तो फाई 1 की वैल्यू क्या हो गई, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस और क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं गॉस लॉ को साथ में पकड़ के चल रहा हूं। तो यहां पर ई डॉट डी एस में जैसा हमने अभी सवाल किया था, पीछे करके दिखाया है, सब कंसंट्रेटेड एक जगह हो जाता है। तो ई बाहर आ जाएगा, थीटा 0 है, और ये रहा डी एस, अभी किया था ना हमने, और क्यू इनसाइड कितना है, प्लस क्यू, तो ये रहा प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हो गई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ई की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये सेम ऐसा ही है जो पिछला एक डेरिवेशन हम लोगों ने जो किया था, ये गोला था ना, स्फेयर, ठोस गोला हो चाहे मेटल हो, वैसे ही कहानी इसके लिए बन गई। अब फॉर P2 बात करें आप, कंडक्टर के अंदर है ये, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, फिर भी हमें दिखाना है, तो हमने फाई 2 कहा और इसको E डॉट डी एस रख दिया और Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखा, फिर वैल्यू लिखी E डी एस, और ये Q इनसाइड कितना है, ये अब इसके अंदर कितना है, ये देखो गोला पकड़ो, यहां से आपने ऐसे पकड़ा तो ये माइनस प्लस 2 आ गए, तो इसकी वैल्यू यहां रख दो, माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर जो लिया था, ये 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 0। बस यही प्रूफ करना था, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए बड़े प्रेम से, मैं हट जाता हूं जैसे तेजी से आप नोट कर पाए। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए होंगे। अगला सवाल झटाझट ले लेते हैं जिससे कि बात बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैं कराने की इच्छा, और मैं ये भी चाहता हूं कि समय ज्यादा ना लगे आपका। यहां पर देखिए सारी कहानी, यहां पर सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग है, सेम नहीं है, पहली बात ध्यान रखिएगा। तो 2 इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन थिन पैरेलल शीट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटीज, सिग्मा 1 बड़ी है सिग्मा 2 से, ठीक, आर शोन इन द फिगर, राइट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन द रीजन मार्क 2 and 3। यहां की बात करनी है और यहां की बात करनी है। तो ये प्लस है ना, तो पहली वाली शीट, ये दूसरी वाली, E1 अवे है और E1 यहां भी अवे है, इससे अवे, यहां पर दोनों अवे एक ही डायरेक्शन में है। तो आप समझ गए कि हम क्या करने वाले हैं। रीजन 2, यहां पर E नेट निकालने गए तो क्योंकि E1 का सिग्मा बड़ा है इसलिए मैंने E1 माइनस E2 किया, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 क्वेश्चन में दिया था। तो एक का कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू लिखी। तो ये वैल्यू में 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, सिग्मा माइनस सिग्मा 2, और क्या लिख देंगे, टूवर्ड्स सिग्मा 1 शीट 2 सिग्मा 1 शीट, ये डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन। तो इस तरह से मैंने डायरेक्शन दिखा दिया। अब रीजन 2 की बात करते हैं, रीजन 3 शायद बोला है वहां पर, रीजन 3, यहां ई नेट की चर्चा करते हैं तो दोनों E1 E2 एक ही डायरेक्शन में है, तो जोड़ दो ना, यानी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया और सिग्मा प्लस सिग्मा 2 आ गया। डायरेक्शन क्या लिखोगे, टूवर्ड्स सिग्मा अवे फ्रॉम शीट्स, टूवर्ड्स नॉर्मली अवे फ्रॉम बोथ शीट्स, ये भी टूवर्ड्स सिग्मा टू सिग्मा 2 परपेंडिकुलरली, ठीक। ये कहानी इसकी खत्म हो गई, नोट कर सकते हैं। अगला सवाल फटाक से पकड़ते हैं। अब आ जाता है आखिरी क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से आखिरी है शायद, ये नोट कर लिया होगा आपने। लास्ट क्वेश्चन को फटाक से पकड़ते हैं, बहुत अच्छी शानदार आपको प्रैक्टिस करवा दी है। तो लिखा है स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैरिंग ए चार्ज प्लस क्यू इन सराउंडिंग बाई ए लार्ज कंसेंट्रिक कंडक्टिंग
शेल ऑफ रेडियस आर, ये कहानी है, ये है कंडक्टिंग स्फीयर, वही कर चुके हैं। कंडक्टिंग स्फीयर ऐसे रखा हुआ है, प्लस क्यू दे रखा है, और एक यहां पर एक स्फेरिकल शेल टाइप है जिसका रेडियस आर है, इसका छोटू का रेडियस स्मॉल आर है, सराउंडेड बाई ए लार्ज कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल ऑफ आर ऑन विच ए चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड, इस पे आपने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है। यूजिंग गॉस लॉ डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स, अब ये एक्स है कहां, बिटवीन द स्फीयर एंड द शेल, यानी एक बार एक्स हमको लेना है यहां कहीं, बिटवीन आर, ये हो गया ना, आर से बड़ा कैपिटल आर से छोटा, और आउटसाइड, और एक बार हमको लेना है एक्स बाहर, जब आर इज एक्स, जब हमारा कैपिटल आर से बड़ा हो, इनसाइड आउटसाइड, बड़ी आसानी। ये तो सवाल हमने कई बार लगाया है। अब यहां निकालना हो तो एक गॉसियन सरफेस यहां से मान लो। एक इंटरेस्टिंग बात आएगी, इस Q की वजह से इसके इनर सरफेस पे माइनस Q चार्ज डेवलप हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन, और इसके बाहर जो चार्ज डेवलप होगा ये प्लस Q डेवलप और हो जाएगा, तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q प्लस Q, Q पहले से था, प्लस Q आया इंड्यूस्ड होने की वजह से। बात पकड़ पाए होंगे आप। चलिए अब पहली बातचीत लेते हैं, व्हेन, पहला केस कि x जो है हमारा स्मॉल r से बड़ा है, कैपिटल R से छोटा है, बिटवीन, पार्ट नंबर 1 समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो उसके लिए गॉसियन, ये क्या ले ली हमने, गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स E डॉट ds, ये सब हम लोग कई बार कर चुके हैं। गॉस लॉ हो गया Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम करते आ रहे हैं, तो मैं इसको झट से लिख देता हूं, E ds, और Q इनसाइड कितना रहा, ये केवल चार्ज Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। पहले वाले केस में इसका आंसर ये आ गया। देखो सारे सवाल निकलेंगे, हाँ ये नहीं। अगली बात करते हैं, नंबर 2 सिचुएशन, जब कह रहा है x की वैल्यू बाहर, आउटसाइड है मामला, तो आउटसाइड का मतलब यहां, तो यहां से एक गॉसियन सरफेस ले लो, ये वाइट ही लेते हैं, दिखेगा बढ़िया। अब ये गॉसियन सरफेस आप बना लीजिएगा, पूरा घेरा बन नहीं पाएगा लग रहा है, खैर एनीवे आप समझ गए। अब इसके लिए गॉसियन सरफेस लिया आपने, तो फिर लगाया फाई इज इक्वल टू E डॉट ds और Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये हो गया ds, और Q इनसाइड इस गोले के अंदर कितना चार्ज है, तो देखिए यहां पर था Q प्लस Q आ चुका था, ये माइनस Q, ध्यान से, और ये प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू क्या हो गई, E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या जान रहे हो, और ये दोनों कट गए, और ये आया Q प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्लस Q, कुछ छूट तो नहीं रहा, अपॉन एक्स स्क्वायर मेरे ख्याल से। ये देखिए ये आपका आंसर यहां पर दिख रहा है, तो आप इसको यहां पर इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखिए जैसा मैं कह रहा था कि अगर आपको फिजिक्स आसान भाषा में समझनी है, वीडियो लेक्चर देख के न्यूमेरिकल निकलने लगे, तो अरविंद एकेडमी चैनल को झट से सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम अपने एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिए, जिससे उसका भी मदद हो और मुझे मोटिवेशन मिले कि आपके लिए और मेहनत करनी है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और पसंद आने पर तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही। इसका पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में कई लिंक्स हैं, आप देख सकते हैं, जिससे आपको पढ़ाई में मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।